भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पूरे होने वाले हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। न्यूज मीडिया में हमें ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कब का ये आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी ओपिनियन हमें डिवाइडेड दिखता है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनने चाहिए। अगला प्रधानमंत्री हो सकता है शायद राहुल बने। अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए। तो इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी का एक रिपोर्ट कार्ड निकालने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम अपना ओपिनियन तो बताएंगे ही, लेकिन समय समय पर हम आपको पब्लिक ओपिनियन भी दिखाना चाहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। 400 पार। पिछले 10 साल स्टेबिलिटी के कारण देश को बहुत फायदा हुआ। अब की बार फिर एक बार। मुद्दे को आसान बनाने के लिए हम लोग चलिए भारत के अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा इकोनॉमी, फिफ्थ सोशल एस्पेक्ट। शुरुआत करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से। भारत में पिछले कुछ सालों में कुछ खास जगह के फार्मर्स बार बार भारत में प्रोटेस्ट करते हुए दिखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किसान आज की सरकार से खुश नहीं है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो FY23 में जो एग्रीकल्चर का GDP की तरफ कंट्रीब्यूशन था वो 14% कम हो गया था। 2016 में भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस की थी कि वो भारत के किसान की आय दुगनी कर देंगे, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं दिखता है। 2011-12 की बात करें तो भारत के किसान की जो आय थी वो 7.5% इंक्रीज हुई थी। और बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि आज डबल हो चुकी है भारत के फार्मर्स की आय, लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं और बात करते हैं 2021-22 की डेटा की, तो भारत की फार्मर्स की आय -1.5% हो गई है, यानी कि जितना वो पहले कमाते थे उससे कहीं ना कहीं वो कम कमाने लग रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, और इन सारे ग्रेन्स को रखने के लिए भारत में स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो जगह जगह पर वेयर हाउसेस बनाएंगे अंडर प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। 2023 की डेटा की ही बात कर लेते हैं। भारत ने 311 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए और भारत की स्टोरेज कैपेसिटी 145 मिलियन टन की थी, यानी कि भारत में 46% ग्रेन जो है उसी के लिए सिर्फ स्टोरेज अवेलेबल था। इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारी जगहों पर ओपन फील्ड में ही फूड ग्रेन्स को रख दिया जाता है, जिसके वजह से ये फूड ग्रेन्स बर्बाद हो जाते हैं। भारत में ऑलमोस्ट 22% जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि भारत में अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने भारत के किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत भारत के किसान को हर साल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में मिलता है। और अगर हम लोग बात करें PM किसान सिंचाई योजना की, तो जगह जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं भारत में, लेकिन जब हम किसान से बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आज भी बहुत सारी जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी अभी भी नहीं है, जिसके वजह से वो अपना क्रॉप उगा ही नहीं पाते हैं। अब क्योंकि सिर्फ 27% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है भारत का, जो भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था, तो अभी भी बहुत जगह पर डेवलपमेंट बाकी है। अभी तो पानी नहीं दे रहा है, बोर नहीं खोदा है तो कहाँ बोर नहीं खोदा है, लेकिन जब खुदवा जाएगा तो पानी निकल जाएगा उससे। टंकी तो लगाया हुआ है। भारत के किसान खुश हैं या नहीं है, इसका अंदाजा आप कहीं ना कहीं इससे भी लगा सकते हैं कि 2019 में करीबन 10,000 किसानों ने सुसाइड किया था, और जब हम लोग उस डेटा को 2022 से कंपेयर करते हैं तो 2022 में करीबन 11,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। अब इस चीज की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का किसान आज भी खुश नहीं है। भारत सरकार बहुत सारी योजना लाती है भारत के किसानों के लिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो योजना पहुंच ही नहीं पाती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत को अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था तो वहां पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया था, और भारत सरकार ने भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पॉलिसी निकाली थी, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जहां पे भी टेररिज्म का कोई भी एक्ट होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे, ऐसा कहना था भारत सरकार का, और आज के दिन ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 2004 से 13 की डेटा हम लोग लेते हैं, जब UPA सरकार का राज था भारत में, तब भारत में 9,321 टेरर स्ट्राइक्स हुए थे। जो नंबर 2013 से लेकर 2022 की डेटा की अगर हम लोग बात करें तो वो नंबर 2,132 टेरर स्ट्राइक्स तक पहुंच चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं टेररिज्म की कमर तोड़ दी है भारत सरकार ने। हर साल भारत का जो बजट आता है उसमें डिफेंस के सेक्टर को बार बार बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। 2019 की बात करें तो डिफेंस सेक्टर का बजट 3.18 लाख करोड़ था, जो कि 2022 में 5.2 लाख करोड़ हो गया।
2021 में 5.3 लाख करोड़ और 2022 में 5.5 लाख करोड़ हो गया। ये देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सरकार भारत के सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। यही नहीं, भारत के सिक्योरिटी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारत के पास आज राफेल विमान है, INS विक्रांत है और तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे बहुत अच्छे विमान है आज भारत के पास। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन मैं अपना पॉइंट यहाँ पे ये भी रखना चाहूंगा कि भारत की सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं मजबूत हुई है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। मणिपुर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और कहीं ना कहीं आज के दिन भी भारत सरकार इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है। सितंबर की डेटा की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक वहां पे 175 डेथ्स हो चुके हैं, रिपोर्टेड डेथ्स हो चुके हैं और करीबन 5000 घर जला दिए गए हैं रीजनल वायलेंस की वजह से ही। और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार आज भी कुछ करते हुए हमें नहीं दिख रही है। वहां पे वायलेंस आज के दिन भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रोकना इम्पॉसिबल मान रही है भारत सरकार। भारत में अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूं, यानी कि महिलाओं की सेफ्टी की बात करूं, तो 2019 के डेटा के हिसाब से भारत में 33,000 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसको अगर हम लोग 2022 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो भारत में 31,000 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी भारत की महिला भारत में सुरक्षित नहीं है और भारत के सरकार को और स्ट्रिक्ट लॉस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ रेप केसेस के लिए नहीं और भी बहुत सारे हीनस क्राइम्स के लिए, ताकि ये क्राइम्स की रेट बहुत ज्यादा कम हो जाए भारत में। कुल मिला के हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि भारत में बाहर से कोई हमला कर ही नहीं सकता है, लेकिन इंटरनली भारत को तबाह किया जा रहा है, जिस पे भारत सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे भारत सरकार ने छक्के मार दिए हैं। देखिए, भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है और इस इकोनॉमी के तेज ग्रोथ का कहीं ना कहीं राज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसका शुरू से यही मानना था कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फंड भी एलोकेट करते जा रही थी। बीजेपी की सरकार शुरू से ये बोलते हुए आ रही है कि वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसमें 60,000 किलोमीटर ऐड करेगी। अब हम लोग डेटा की बात करें तो 2014 में 91,287 किलोमीटर लेंथ था नेशनल हाईवे का, जो कि बढ़कर 2019 में 1,46,000 किलोमीटर पहुंच चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है भारत का आज नेशनल हाईवे और जगह जगह पर आज भारत में बेहतरीन रोड देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, कोई भी रोड, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो कि गड्ढे वड्ढे, पहले ही सरकार में गड्ढे वड्ढे काफी रहते थे, लेकिन आज की सरकार में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं भी चले जाओ। 2019 में बीजेपी ने यह भी प्रॉमिस किया था कि वो भारत की जो रेल नेटवर्क है उसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, जिसकी वजह से रेलवेज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो अभी तक ऑलमोस्ट 90% ऑफ रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं और कुछ ही रेल नेटवर्क बचे हैं जिसका अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन होना बचा है। बीजेपी की गवर्नमेंट शुरू से ही पोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया करती थी। वो मानती थी कि भारत का जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ही भारत की इकोनॉमी में बूम आएगा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो शुरू से ही ये प्रॉमिस करते हुए आ रही थी कि वो भारत का जो पोर्ट का कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर देगी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने पहले 8 सालों में ही करके दिखाया है। भारत में अभी तक 4.1 करोड़ फैमिलीज को पक्का हाउसेस मिल चुके हैं और करीबन 11 करोड़ घरों तक साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर पहुंच चुका है। आज हमें जगह जगह पर गवर्नमेंट स्कूल्स देखने को मिलते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से सीधा कम्पीट कर रहे हैं। जगह जगह पर नए मेडिकल कॉलेजेस और बड़े बड़े कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से पहले जो गांव में रहता था या फिर छोटी जगह पे रहता था और उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज वो अपने गांव में ही, क्योंकि वहां पे मेडिकल स्कूल खुल चुका है, वहां पे ही वो पढ़ पा रहा है। 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पे हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा दे दी गई है और करीबन 2 लाख विलेज पंचायत तक हाई स्पीड इंटरनेट यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंच चुका है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेगमेंट है उसमें भारत सरकार को हम लोग 10 आउट 10 दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत आज के दिन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है दुनिया का विद अ जीडीपी ऑफ $4.1 ट्रिलियन और भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में दौड़ रहा है। वैसे तो पिछले 10 सालों में भारत में एफडीआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो 65% से बढ़ा है। $500 बिलियन से भी ज्यादा पिछले 10 सालों में स्पेंड किया गया है भारत में बाहर की कंपनीज के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो आम लोगों की एनुअल सैलरी है वो अभी भी हमें एवरेज ही दिख रही है। डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2023 में 1,70,000
60,000 रुपए एवरेज सैलरी है एक इंसान की भारत में। जिस डेटा को अगर हम लोग 13-14 से कंपेयर करेंगे तो एनुअल सैलरी उस समय 74,000 रुपीज हुआ करती थी। ये नंबर आपको देखने में ऐसे बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा सैलरी बढ़ गया है लोगों का, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो ये नंबर आपको बहुत ज्यादा छोटा दिखेगा। पेट्रोल के दाम आज के दिन आसमान छू रहे हैं। 2023 का आपको पेट्रोल का दाम मैं याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील होगा आपको भी। पेट्रोल का दाम एवरेज 74 रुपीज हुआ करता था उस समय पर, जो कि आज के दिन बहुत सारी जगहों पर 100 रुपए पार कर चुका है। भारत में अलग अलग चीजों के दाम हमें बढ़ते हुए दिखे हैं लगातार, लेकिन आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो भारत सरकार ने इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में 5.1% का इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल कर रखा है और आरबीआई के हिसाब से ये रेट बहुत अच्छा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके वजह से स्टार्टअप सेक्टर जो है भारत में उसमें भी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो भारत में सिर्फ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, जो डेटा आज के दिन बढ़कर भारत में 1.17 लाख स्टार्टअप्स हो चुके हैं। देखिए, मेक इन इंडिया के बारे में भारत सरकार आज के दिन बात ही नहीं करती है। इसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि मेक इन इंडिया फेल भी हुआ है भारत में। देखिए, मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि भारत में 100 मिलियन और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जॉब्स आएंगे। अब हम लोग डेटा की बात करें तो 2016-17 में 51 मिलियन लोग भारत में एम्प्लॉयड थे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, और उसी डेटा को अगर हम लोग 2020-21 से कंपेयर करें तो 27.3 मिलियन लोग ही एम्प्लॉयड थे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत में। यानी कि बहुत सारे लोग ने अपने जॉब्स गंवा दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, और ये सब कुछ कोविड-19 आने से पहले। 2 साल 3 साल बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वो मेरा एज एक्सपायर कर गया, मैं सरकारी नौकरी से वंचित रह गया। कितना एज है अभी आपका? अभी मेरा तो एज 38 के आसपास है। और सरकारी नौकरी कौन सी थी आपकी? सरकारी नौकरी में रेलवे था, जैसे बैंक मैनेजर था, पीओ की थी, और सारे जॉब थे। हाँ। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई सारा रोजगार बंद हो गया, और जिसके चलते हमको रोजगार मिला नहीं, और मेरा जो समय था वो एक्सपायर कर गया। देखिए, इकोनॉमी के सेक्टर में भारत बहुत ज्यादा बूम कर सकता था, लेकिन भारत सरकार को आप कितना ही ब्लेम करोगे कि वो बूम नहीं कर पाया। कोविड-19 एक बहुत बड़ा झटका था पूरी दुनिया के लिए, और भारत की इकोनॉमी को भी उसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। बीजेपी की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वॉर भी देखे हैं, अभी भी 2 मेजर वॉर चल रहे हैं, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी बूम नहीं कर पाई है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कोविड-19 में इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे बैंक्स ने, तो बहुत सारी कंपनीज लोन लिया करती थी और उन लोन के पैसे को उड़ा दिया करती थी। अब भारत की कंपनीज ये सब करेगी तो कैसे ग्रो करेगी भारत की इकोनॉमी? अब भारत की इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट के बारे में। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया है जो कि पहले की जो सरकार हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाई थी। मोदी सरकार ने भारत के लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया है। भारत की सरकार अक्सर छोटी बड़ी चीजें करा करती है, जिसकी वजह से भारत के लोग अक्सर खुश हो जाया करते हैं। अगर हम लोग बात करें राम मंदिर के बारे में तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को बनवाना लिखा था, और अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है और रामलला अयोध्या वापस आ चुके हैं। बीजेपी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू भी लगाई है, और उस स्टैचू को लगाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने हजारों लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। आप देख रहे हैं, ऐसी छोटी बड़ी चीज करके भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो वुमेन के लिए 33% सीट्स अभी रिजर्व कर दी गई है, यानी कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भारत में अभी कुछ ही दिनों में। अब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि वो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर देगी, जो कि आज जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने कर दिखाया है। अब मैं आपको एक पर्सनल बात बताने जा रहा हूँ। जब भी मैं बाहर लोगों से पूछने जाता हूँ कि आप किसको वोट देंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट देंगे, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे, तो उनका कहना होता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आपको समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। वो हम मोदी जी की वजह से देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, किसी पार्टी को थोड़ी दे रहे हैं। और इसी नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम आज इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा कर दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट पब्लिक आई में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इसीलिए भी होती है कि वो भारत के लोगों को डेवलपमेंट का एक सपना देती है, एक लंबा डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का सपना देती है। जैसे कि आप
बाकी पार्टीज की बात करेंगे तो वो अगले 5 साल में कितना डेवलप करेगी भारत को वो बताती है। लेकिन विकसित भारत 2047 जैसी स्कीम्स जब भारत सरकार ने निकाली थी तो वो सब स्कीम्स को देखकर भारत के लोगों को ये विश्वास हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये लॉन्ग टर्म डेवलप करेगी भारत को, सिर्फ अगले 5 साल के बारे में नहीं सोच रही है, ये लॉन्ग टर्म सोच रही है भारत के बारे में। अब इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अलग अलग फील्ड के बारे में अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव कमेंट रहेगा तो उसे हम पिन भी करेंगे ताकि बाकी सारे लोग भी उसे पढ़ पाएं। देखिए अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।